तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट आईएएस ने ठाना है, वो सही दिशा देकर आईएएस तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट आईएएस लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश विशेन है। मैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 में मुझे रैंक 647 आया था और यहाँ पे मैं 2023 का मेंस पेपर डिस्कस करने आया हूँ। 2023 का मेंस पेपर मोर और लेस सिमिलर ग्राउंड्स पे था। कुछ चीज़ों में बदलाव था और कुछ चीज़ें जो थी वो एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसे ही थी। तो हम लोग एक एक जीएस पेपर और एक एक पेपर को उठा के उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसए पेपर की। तो एसए पेपर पिछले 2 साल से बहुत बड़ा शॉकिंग पेपर रहा है और बच्चों को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर दिया है एग्जामिनेशन हॉल में। 2021 में ये पैटर्न स्टार्ट हुआ कि जिसमें उन्होंने 8 के 8 क्वेश्चन फिलोसॉफिकल पूछे और 2021 का मैं अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे पता है कि बच्चे काफ़ी डर गए थे पेपर देख के। जैसे क्वेश्चंस थे उसमें रियल इज़ रैशनल, रैशनल इज़ रियल, या फिर योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ इन्फरेंस ऑफ यू। तो ऐसे टॉपिक्स बच्चों को थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देता है और क्योंकि ये एग्ज़ाम एक टाइम बाउंड बेस्ड एग्ज़ाम है तो उस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। 2022 में भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अटपटे थे। लास्ट ईयर से 2021 के कंपैरिजन में थोड़े ईजियर साइड पर ही थे, पर फिर भी फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस ही थे। जैसे कि अ शिप इन अ हार्बर वाला क्वेश्चन था या फिर एक चमेरा वाला क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से अनकंफर्टेबल ज़रूर कर देते हैं। अगर हम उन दोनों साल को एज अ पैरामीटर माने तो 2023 का एसए पेपर रिलेटिवली ईजियर था। इसमें आप इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक्स कर पाएंगे और कुछ ब्रॉड थीम्स जैसे कि सोशल जस्टिस, एजुकेशन, ऐसे टॉपिक इस बार पेपर में आए थे। तो ये कुछ ब्रॉड ऐसे थीम्स होते हैं जिस पे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करके जाते हैं। तो उन थीम्स को पकड़ के इस बार एसए लिखना बहुत मुश्किल नहीं था। साथ ही इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक ये भी आसान था क्योंकि जो लैंग्वेज यूज़ किया गया था एसए के टॉपिक के लिए वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ईजियर लैंग्वेज यूज़ किया गया था, तो जिससे इंटरप्रिटेशन निकालना रिलेटिवली ईजियर था। लेकिन फिर भी एसए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स वेरी बहुत ज़्यादा करता है। किसी को 90s में भी आ सकता है, किसी को 140s 150s में भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत ही बार डू एंड डाई पेपर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर होता है रैंक लाने के लिए। तो ऐसे इस मामले में काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। अब कुछ ऐसे डिबेट्स हैं जो ऐसे में हमेशा चल रहे हैं आजकल, जैसे कि पेस्टल फॉर्मेट यूज़ किया जाए या ना किया जाए, हैंड राइटिंग कितना मैटर करता है, एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डिबेट्स ना एस्पिरेंट्स को हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में ही रखते हैं और इस बार भी वैसा तो होगा ही। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए सभी चीज़ों में। ऑब्वियसली हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर प्रेजेंटेशन आप अच्छा कर रहे हो तो आप एग्जामिनर का हेल्प ही कर रहे हो एक तरीके से। फिर थ्योरी और एग्जाम्पल्स दोनों में एक इफेक्टिव बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ऐसे में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हों और थ्योरी ना हो, और सिर्फ प्लेन थ्योरी विदाउट एग्जाम्पल्स अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो हमें दोनों को बैलेंस करना चाहिए। पेस्टल अप्रोच आप कर सकते हैं अगर आप टॉपिक को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, तो देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग पेस्टल अप्रोच। और अगर आप क्वेश्चन आंसर अप्रोच भी करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एज लॉन्ग एज आप फ्लो मेंटेन कर रहे हो और डायमेंशंस डील कर पा रहे हो। तो एसए इन अ नटशेल वाज रिलेटिवली ईजियर फ्रॉम द लास्ट ईयर्स पेपर। अब जहाँ तक बात है GS1 के पेपर की, तो GS1 पेपर मुझे लास्ट ईयर से थोड़ा ईजियर साइड पे लगा। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो डिकोड हो जा रहे थे। आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन था सल्तनत पीरियड को लेके, जो कि लोग मोस्टली प्रीलिम्स में पढ़ लेते हैं। फिर से अगर आप सोसाइटी के क्वेश्चंस को देखें तो एक क्वेश्चन था मैरिज को लेके, एक क्वेश्चन था चाइल्ड और उसके एडिक्टिवनेस टुवर्ड्स सेलफोन को लेके। तो ऐसे क्वेश्चंस आप अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे।
ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थोड़े से इंटरेस्टिंग से थे। जैसे उन्होंने इस बार पूछा था फजोर्ड्स और पुरवैया। तो सच बताऊं तो फजोर्ड्स के बारे में मैंने भी ठीक से नहीं पढ़ा था। पुरवैया अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग तो बिल्कुल हो सकते हैं, पर इन अ नटशेल GS1 वाज रिलेटिवली ईजियर। अगर आप PYQ फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि एक क्वेश्चन आया था गांधी जी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस। इस बार उन्होंने उसी क्वेश्चन के लाइन पे एक क्वेश्चन पूछा गांधी जी वर्सेस टैगोर। तो ये एक PYQ एनालिसिस का फ़ायदा होता है। अगर आप थोड़ा सा एनालाइज किए हो पहले से तो आप कुछ क्वेश्चंस बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड रहोगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि न्यूज़ में रहते हैं और उनको GS1 में अलग फॉर्म में पूछ लिया जाता है। जैसे इस बार रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था बालासोर उड़ीसा में, तो उस लाइंस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था अलग ही डायमेंशन में कि रेलवे का क्या इंपॉर्टेंट था इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में। तो ये अगर आप स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़े रहोगे तो आप डील ज़रूर कर पाओगे। फिर वुमेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है। तो इस साल ऐसा क्वेश्चन था कि वुमेन में सुसाइड रेट्स क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सुसाइड रेट और वुमेन दोनों को इन्होंने एक क्लब करके क्वेश्चन पूछने की कोशिश की। फिर कुछ होते हैं जैसे कि कुछ एक सोसाइटी के क्वेश्चंस होते हैं जैसे ट्राइबल्स, कम्युनलिज्म। तो इस पर भी क्वेश्चन था। अगर न्यू वायलेंस देखा जाए या फिर जो मणिपुर में एथनिक वायलेंस हुआ है वो देखा जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्हीं लाइंस पे इन क्वेश्चन को फ्रेम किया गया होगा। तो एथनिसिटी, रेसिज्म, ये सारे टॉपिक में से किसी में एक तो आना ही था। तो उन्होंने इस बार कम्युनलिज्म और एथनिसिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा। फिर अर्बनाइजेशन, वाटर, ये सब कन्वेंशनल टॉपिक्स हैं, ब्रॉड थीम्स हैं जिस पे अक्सर क्वेश्चंस पूछती है यूपीएससी। तो GS1 में भी इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया। मेजरली 2 क्वेश्चन इस बार टोटली बाउंसर थे, पुरवैया और फजोर्ड्स। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में थोड़ा सा काम रहोगे और थोड़ा सा प्रीलिम्स के नॉलेज को यूज़ करोगे तो आप इस पर भी आंसर ज़रूर लिख पाओगे। अब कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर तो करते हैं अच्छे से, लेकिन इस बार GS1 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जैसे भक्ति मूवमेंट हो गया, या फिर आप एक्सट्रीमिस्ट या फिर मॉडरेट वाला जो एक क्वेश्चन होता है स्पेक्ट्रम में, या फिर गुप्ता पीरियड, विजयनगर एम्पायर, चोला एम्पायर, टेम्पल आर्किटेक्चर। इस पे हम लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, लेकिन इस साल इन पे क्वेश्चंस नहीं दिखा हमें। मिनरल्स वाले चैप्टर में भी हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम या फिर पाम ऑयल, ये सब कन्वेंशनल क्वेश्चंस तो नहीं है, डायनामिक क्वेश्चंस हैं और करंट अफेयर्स में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। लेकिन इस बार एक्सपेक्टेड तो था इनसे क्वेश्चंस आना, लेकिन इससे क्वेश्चंस नहीं आया। पर जो भी उन लोगों ने पूछा, जैसे कोस्ट लाइन के अराउंड एक क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था, वो सारे भी डायनामिक टॉपिक्स ही थे। तो इन 18 क्वेश्चंस में मुझे नहीं लगता कि बच्चों को ज़्यादा डिफिकल्टी फेस हुई होगी। एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वाला क्वेश्चन मोस्टली GS3 में पढ़ते हैं, पर इस साल उन्होंने GS1 में उस क्वेश्चन को पूछा। तो ये दिखाता है कि यूपीएससी इंटर सब्जेक्टिविटी में विश्वास रखता है। GS3 के कुछ क्वेश्चंस को वो ट्रेस करके GS1 में पूछ सकते हैं, तो ऐसा तो होते रहता है। अगर आप GS3 प्रिपेयर्ड हो बिफोर हैंड तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन अ नटशेल मैं आपको ये बोलूँगा कि GS1 के लिए आपको स्ट्रैटेजी ऐसी रखनी चाहिए कि आप अपनी स्टैटिक को बहुत ही मजबूत रखो, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहो, और साथ में आप ये कर सकते हो कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। जैसे कोई भी कोचिंग हुआ, उनका जो भी टेस्ट पेपर्स आता है, आप उन टेस्ट पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो। जैसे गांधी वर्सेस टैगोर, इसका आंसर मुझे 1-2 टेस्ट पेपर में लास्ट ईयर ही मिला था, तो वो इस साल उन्होंने पूछा। तो ये जो रिवर्स इंजीनियरिंग वाला मेथड होता है ना, ये GS में बहुत काम आता है। आप 2-3 अच्छे कोचिंग को पकड़ो, जो भी आपको सही लगे। आप उनके टेस्ट पेपर्स, मेंस टेस्ट पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो, और उनसे जो भी फैक्ट आपके नोट्स में नहीं है वो ऐड कर लो अपने नोट्स में। तो उससे ये होगा ना कि आपका नोट्स बेटर हो जाएगा, इनरिच हो जाएगा, और रिवीजन में आपको ईजी पड़ेगा। GS2 में इस बार यूपीएससी ने अपने 2-3 साल के ट्रेंड को फॉलो किया और उन्होंने वापस से जुडिशियल जजमेंट्स पे फोकस रखा। तो इससे ये पता चलता है कि आर्टिकल्स के साथ साथ जुडिशियल जजमेंट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखाएगा और वो बहुत अच्छे से आपके आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट भी करेगा। जैसे आर्टिकल 356 का क्वेश्चन डायरेक्टली SR बोमई केस से रिलेटेड था, या फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 था कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो भी आर्टिकल 13-32 से रिलेटेड था, और आप बता सकते हो कि ADM जबलपुर केस में कैसे वो कॉम्प्रोमाइज हो गया था। तो इस तरीके से ना आपको ये चीज़ तो एकदम अच्छे से जानना होगा
कि GS2 मार्क्स डिपेंड करेगा आपके आर्टिकल्स के मेमोराइजिंग पावर पे और साथ ही आपके जुडिशियल जजमेंट्स पे। अगर आपको जुडिशियल जजमेंट अच्छे से याद है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तेरा हाथ पकड़कर नेक्स्ट IAS ने ठाना है, वो सही दिशा देकर IAS तुझे बनाना है। अपनी कीमत जान ले, तू जीतने की ठान ले, खुद को तू पहचान ले। आपके सपनों को साकार करने के लिए नेक्स्ट IAS लेकर आया है नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। आज ही रजिस्टर करें। GS2 में इस बार UPSC ने एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग काम किया ना कि उन्होंने सेंट्रल फेडरल स्ट्रक्चर को ना फोकस करके स्टेट फेडरल स्ट्रक्चर पे फोकस किया, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सब, या फिर एक क्वेश्चन था उनका जिसमें उन्होंने वुमेन को सिविल सोसाइटी और स्टेट लेजिस्लेचर से लिंक किया। तो ये तो UPSC खेलते रहता है आपस में। वी जस्ट हैव टू बी कॉशियस इन द एग्जामिनेशन हॉल कि UPSC एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, स्पीकर पूछ रहा है या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट असेंबली पूछा जा रहा है। इसके अलावा बाकी तो वही कन्वेंशनल टॉपिक्स थे, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडीज पे क्वेश्चन था, फिर एक क्वेश्चन था ई गवर्नेंस पे, अर्बन लोकल बॉडीज पे था, स्किल डेवलपमेंट पे था, वेलफेयर स्कीम्स पे था। इंटरनेशनल रिलेशन में सबको ऐसा लग रहा था कि G20 पे तो ज़रूर क्वेश्चन आएगा, लेकिन G20 पे ना पूछ के उन्होंने पूछा नेटो, SCO और इंटरेस्टिंगली उन्होंने पूछा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वो भी 15 मार्कर में। तो ये ऐसी बॉडी है जो जनरली लोग पढ़ते नहीं है, पर लकीली क्योंकि मेरी बैकग्राउंड मर्चेंट नेवी की है तो मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है IMO, तो मुझे तो इजी सा लगा। पर हाँ, मैं कन्वेंशनल बच्चों को मानूंगा कि उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा टफ था। तो GS2 को इन ए नटशेल हम ये बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से फैक्ट्स याद करो, आर्टिकल्स याद करो, जजमेंट्स याद करो और यूज़ करना सीखो कि कैसे आंसर में इनको यूज़ किया जाएगा, बिकॉज दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप कोई सा भी मीन्स का मॉडल पेपर या करंट अफेयर्स कंपाइलेशन बिल्कुल पढ़ सकते हो GS2 के लिए। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे इस बार, जैसे कि UCC काफ़ी न्यूज़ में था लेकिन उन्होंने नहीं पूछा, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बार न्यूज़ में आ चुका है, आर्गूमेंट्स हो रहा है इस पर वो क्वेश्चन नहीं आया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद अगली बार ये क्वेश्चन या ये थीम रिपीट हो। तो इस तरीके से ना आप अगले साल के लिए भी थोड़ा कॉशियस हो सकते हो कि अगर इस साल कोई चीज़ न्यूज़ में है और वो नहीं पूछ रहे UPSC, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं पूछेगी। जैसे GST ऐसी बॉडी है जो कि UPSC GS3 में पूछा करती थी, पर इस बार वो 101st अमेंडमेंट डाल के GS2 में पूछ ली। तो ये वापस से ये दिखाता है कि UPSC कैसे चीज़ों को इंटर रिलेट कर देती है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है GS3। GS3 में कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चंस थे, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन था, फिर एग्रीकल्चर टेक पे क्वेश्चन था, फिर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन पूछा था, फिर IPCC रिपोर्ट पे क्वेश्चन था, वेटलैंड जो कि इस साल न्यूज़ में था उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, फिर WTO रिफॉर्म्स भी हमेशा ही न्यूज़ में रहता है तो एक कन्वेंशनल क्वेश्चन ही माना जाएगा। चंद्रयान इतना न्यूज़ में था तो उस पर उन्होंने प्रॉपर डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा इस बार। तो पर वो जो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से कैटेगराइज किया था क्वेश्चन को। तो एज ए एस्पिरेंट हमें एक एक पार्ट को अच्छे से डिस्क्राइब करना था उस क्वेश्चन में। कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक थे, जैसे कि डैम पे क्वेश्चन था, फिर UAVs पे क्वेश्चन था। तो वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस तो वो लोग हमेशा डालते हैं, पर GS3 के लिए भी मेरे ख्याल से यही अप्रोच रहेगा कि आप स्टैटिक पे अच्छे से कमांड करो और साथ ही साथ आप जो भी कंपाइलेशन आता है किसी भी कोचिंग का या फिर मंथली मैगजीन्स आते हैं उनसे फैक्ट्स हमेशा निकालते रहो, क्योंकि कब कौन सा फैक्ट आपको कहाँ पे यूज़ करने को मिल जाए आपको पता नहीं है UPSC में। और बिल्कुल इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उससे भी आपको फैक्ट्स मिल जाता है, तो आप ये कर सकते हो। और ओवरऑल तीनों GS में ऐसा अप्रोच रखना चाहिए कि सभी क्वेश्चंस अच्छे से फिल करो, 20 के 20 क्वेश्चंस। अगर आपको आता भी है नहीं भी आता है, ट्राई टू मेक समथिंग आउट ऑफ नथिंग, तो एटलीस्ट 1-2 मार्क तो आप उससे एक्सट्रैक्ट कर ही लोगे। So this was the analysis of GS paper, or I hope that it is beneficial for you guys who is aiming for 2024 for later attempts. Thank you so much.